नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी बिहार में जो जूनियर टीचर भर्ती आने वाली है लगभग 32,000 पोस्ट पर, लगभग 35,000 पोस्ट पर, उसकी तैयारी करा रहा हूं। और बीपीएससी जूनियर में आपका कक्षा 6 से लेकर 8 तक का पूरा एनसीईआरटी आपका कंप्लीट करा रहा हूं। ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, पूरा कंप्लीट कोर्स अगर आपको करना है बीपीएससी जूनियर का, ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस है 599 रुपये है। ओनली 599 रुपये में, केवल 599 रुपये में आप लोगों को कंप्लीट कोर्स मिलेगा बीपीएससी जूनियर का। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस कक्षा 6 से लेकर 8 तक की पूरी एनसीईआरटी के नोट्स मिलेंगे, पूरा कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा और लेक्चर्स वीडियो मिलेगा, प्लस उसका कंप्लीट नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, सारा बेहतरीन मटेरियल मिलेगा और पूरा 6, 7, 8 का कंप्लीट नोट्स मिलेगा और पूरे लेक्चर्स वीडियो आप लोग को मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 599 रुपये के पैकेज में। और सारा का सारा बेहतरीन जबरदस्त रामबाण नोट्स होगा। अगर यह भी बात आप जो को जान लीजिए, अगर 100% अगर आप फॉलो करते हैं, 100% हमारे नोट्स को, हमारी सीरीज को फॉलो करते हैं, तो 100% आप सफल होंगे ही होंगे। ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाइएगा। ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर सिर्फ और सिर्फ 599 रुपये में पूरा जूनियर की तैयारी कर सकते हैं आप। ठीक है, केवल 599 रुपये में। देखिए हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए कक्षा 6 की हमारे अतीत इतिहास की पाठ्य पुस्तक है। पहला जो चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे, यह जो चैप्टर है इसी की टेस्ट सीरीज मैं लाया हूँ। थोड़ा धुंधला लिखा हुआ है लेकिन मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, आप लोग जान लीजिए। पहला जो क्वेश्चन है वो यह है कि गेहूं और जौ की फसल के संदर्भ में। देखिए एक बात आपको बता दूं, आप लोग लेक्चर वीडियो जरूर देखिए। लेक्चर्स वीडियो देखने के बाद ही आप टेस्ट करिएगा, ताकि तैयारी आपकी बहुत ही बढ़िया ढंग से हो सके और सभी नोट्स आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप लोग कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला जो प्रश्न है, गेहूं और जौ की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। गेहूं और जौ की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत हुई थी। ठीक है। दूसरा है, इन फसलों को उपजाने का जो क्षेत्र है हिमालय और विंध्य की पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो गेहूं और जौ की फसल के बारे में जो पहली बात है वो सही है। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाया गया था। सबसे पहले मनुष्य द्वारा उपजाया जाने वाला जो फसल था वो गेहूं और जौ था। लेकिन इनको उपजाने का जो क्षेत्र है वह हिमालय और विंध्य पहाड़ी नहीं है। इनके उपजाने का जो क्षेत्र था वह सुलेमान और किरथर पहाड़ी था। सुलेमान और किरथर पहाड़ी। ठीक है, तो इसमें विकल्प ए जो है आपका सही है, मतलब विकल्प 1। ठीक है, केवल यही ऑप्शन आपका सही है, केवल 1। आइए इसको देख लेते हैं। सर्वप्रथम मनुष्यों ने गेहूं और जौ को उपजाना प्रारंभ किया था लगभग 8000 ईसा पूर्व। ठीक है, इन फसलों को उपजाने का जो क्षेत्र है वो सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्र है, न कि विंध्य क्षेत्र। ठीक है, गेहूं और जौ को उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। देखिए मित्रों, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। देखिए गेहूं और जौ के जो साक्ष्य मिले हैं वो सुलेमान और किरथर पहाड़ी से मिले हैं, जो मेहरगढ़ से। नवीनतम तथ्यों के आधार पर चावल उपजाने की जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो संत कबीर नगर के लुहरादेव से पाए गए हैं। ये साक्ष्य 9000 से 8000 बीसी के हैं। गारो एवं मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र से अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र से जहां कृषि का विकास हुआ है। देखिए कृषि का जो विकास हुआ है वह आपके मध्य भारत की विंध्य पहाड़ी से और गारो पहाड़ी से कृषि का विकास हुआ है। और सबसे पहले यहाँ पर चावल की खेती की गई थी और चावल के प्राचीनतम साक्ष्य आपके संत कबीर नगर के लुहरादेव से भी प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 2 देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। तो बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता में नगरों का विकास जो हुआ था वह सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे ही हुआ था। दूसरा है, गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास 5000 बीसी में हुआ था। तो गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे नगर का विकास जरूर हुआ था, लेकिन 500 बीसी में नहीं, 5000 बीसी में नहीं हुआ था, 2500 बीसी में हुआ था। ठीक है, लगभग 2500 साल पहले। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल 1 जो है आपका सही है। ठीक है,
इसका व्याख्या देख लीजिएगा। कथन एक सही है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और उसकी सहायक नदियों किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ था। इन्हीं नगरों में विशेष सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई। गंगा व उसकी सहायक नदियों किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 BC में हुआ, यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यताएं पहले विकसित हुई थी। प्रश्न 3 देखिएगा। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का जो क्षेत्र है प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो मगध नाम के से जाना जाता था। सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। मगध प्राचीन काल का सबसे बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे। इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। ठीक है, मगध राज्य ने एक विशाल राज्य स्थापित किया। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6वीं सदी में हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो था वह बिंबिसार था। बिंबिसार का जो समय काल है क्या है? 544 से 492। प्रश्न 4 देखिएगा। भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों ने सिंधु को हिंदोश और इंदोश तथा इस नदी के पूर्व में स्थित क्षेत्र को इंडिया कहा। तो ये बात सही है। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम की आने में रहने वाले लोगों के समूह के रूप में किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृत ऋग्वेद में मिलता है। तो कौन सा कथन सही है? तो 1 भी सही है और 2 भी सही है। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों, मतलब विकल्प सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऊपरी तो दोनों कथन सही है। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोश और इंदोश कहा। इन्होंने इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के रूप में किया जाता था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है जो लगभग 3500 BC पुरानी है। बाद में इसी भारत समूह के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, यह कक्षा 6 की इतिहास की हमारे अतीत की पुस्तक की टेस्ट सीरीज है। प्रश्न 5। पांडुलिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मेन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग किया गया है जो लैटिन शब्द के मेनू से निकला है। तो अतीत में हाथ से लिखी हुई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। बिल्कुल, हाथ से लिखी गई जो पुस्तकें होती हैं पांडुलिपि होती हैं। ठीक है, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए कौन सा शब्द है? मेन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, इसमें मेनू क्या है? मेनू का मतलब हाथ से लिखा हुआ। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 जो है दोनों सही है। अभी और भी कुछ है, देख लीजिए। देखिए तीसरा है, कौन सही नहीं है ये बताना है। अब देखिए सी, पांडुलिपियां ताड़ के पत्रों को काटकर और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। यह भी सही है। देखिए हिमालय क्षेत्र पर एक वनस्पति उगती थी भुर्ज, उसके ही छाल को भोजपत्र कहा जाता था जिस पर पांडुलिपियां लिखी जाती थी, और ताड़ के पत्तों पर भी पांडुलिपियां लिखी जाती थी। डी देखिए, पांडुलिपियां केवल मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती थी जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी। तो ऐसी बात नहीं है, पांडुलिपियां सिर्फ संस्कृत भाषा में नहीं बल्कि बाकी भाषाओं में भी लिखी जाती थी। तमिल आदि में भी पांडुलिपियां लिखी जाती थी। ठीक है, तो पांडुलिपियां केवल मंदिरों बिहारों में प्राप्त होती थी, ये भी बात सही नहीं है। पांडुलिपियां कभी कभी राजमहल में, ठीक है, शोधालय में आदि प्राप्त होती थी। तो केवल डी जो है आपका सही नहीं है, बाकी ए बी सी आपका सही है। तो देखिए कथन ए बी सी सही है परंतु डी गलत है, क्योंकि पांडुलिपियां मंदिरों और बिहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी प्राप्त होती थी। साथ ही ये पांडुलिपियां विभिन्न प्राचीन भाषाओं से प्राप्त हुई हैं जिनमें संस्कृत, प्राकृत और तमिल भी शामिल है। प्रश्न 6 देखिएगा, अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते थे। ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण होते थे अभिलेख कहलाते थे। तो देखिए यह बात सही नहीं है। केवल पत्थरों पर लिखे लेख को ही अभिलेख नहीं कहते हैं। किसी भी कोई भी ठोस धातु हो अगर उस पर लेख लिखा गया है तो अभिलेख कहलाता था। मतलब चांदी तांबे पर भी अगर उत्कीर्णन हुआ है, लेख लिखा गया है, तो उसे अभिलेख कहेंगे, किसी भी कठोर धातु पर। तो ये बातें तो सही नहीं है। तो 2 देखिएगा, क्योंकि यहाँ केवल पत्थर की बात किया गया है। तो कभी कभी शासक या अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उसे देख सकें और उसका पालन कर सकें। ठीक है, तो केवल 2 जो है आपका सही है, केवल 2, विकल्प बी।
ठीक है, व्याख्या देख लीजिएगा। ऐसे लोग लेख जो पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे, पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे, वे अभिलेख कहलाते थे। अतः कथन 1 जो है गलत है। कथन 2 देखिएगा सही है। अभिलेखों में राजाओं, रानियों या अन्य लोगों की आदेश, कार्य विवरण, विषय आदि का उल्लेख किया जाता था, तो अभिलेखों में यह भी होता था। ठीक है। प्रश्न 7 देखिएगा। अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा जाता था? अशोक का जो कंधार से प्राप्त अभिलेख था किस लिपि में लिखा जाता था? तो यूनानी एवं आरमाइक लिपि में, यूनानी एवं आरमाइक लिपि में। ठीक है, अशोक के जो कंधार से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, शेष भारत में ब्राह्मी से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्टी से, और कंधार से जो अभिलेख मिले हैं वह आरमाइक लिपि में प्राप्त हुए हैं, यूनानी एवं आरमाइक लिपि में। तो अशोक का कंधार अभिलेख जो है इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाला यूनानी एवं आरमाइक 2 विभिन्न लिपियों और भाषाओं में लिखा गया था। ठीक है। कथन प्रश्न 8 देखिएगा। कथन और कारण है। तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के नाम से जानी जाती हैं। कारण देखिएगा, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो ए और आर तो दोनों सही है, विकल्प ए होना चाहिए। दोनों बातें सही हैं और स्पष्टीकरण भी सही है। हाँ देखिए, ये बातें सही हैं, तो विकल्प ए सही उत्तर है। ईसा मसीह के जन्म की तिथि से वर्ष की गणना होती है, ये तो हम लोग जानते हैं। ईसा पूर्व को क्या होता है? ईसा पूर्व को क्या बोलते हैं? बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, मतलब क्राइस्ट से पहले। ठीक है। हिंदी में वर्तमान तिथि प्रयोग में ईस्वी का चलन है, जिसे अंग्रेजी में एडी यानी एनो डोमिनी कहा जाता है। बीसी का अर्थ क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा, और सी का अर्थ क्या होता है? कॉमन एरा। ठीक है। बीपी का अर्थ क्या होता है? बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, ये सब बातें हैं कालगणना के बारे में। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी जूनियर जूनियर टीचर भर्ती टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, उस वीडियो को देखिएगा। ये एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है, जल्दी बिहार बोर्ड में टेस्ट सीरीज दूंगा और फिर उसके बाद यूनिक टेस्ट सीरीज दूंगा आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, या बीपीएससी जूनियर के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। और साथ ही साथ बता दूं, बीपीएससी जूनियर का कंप्लीट कोर्स आप कर सकते हैं सिर्फ 599 रुपये में। यह पूरा का पूरा नोट्स, सारे लेक्चर्स वीडियो आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, और टेलीग्राम पर एमसीक्यू भी कराए जाएंगे। जिनको भी कोर्स ज्वाइन करना है वह ज्वाइन कर सकते हैं। ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर भी बताया हूँ। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8318397276 है, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।